हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 28 जुलाई की विज़न की डेली करंट अफेयर्स अपडेट हो गई है। चलिए फिर आज की न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर लॉन्चेस स्कीम्स टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड द मेडिकल डिवाइसेस। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र है उसने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिससे जो हम अपने इंडिया में ड्रग्स की और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो इससे क्या बेनिफिट होएगा, हम इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं और इवन कि हम कुछ सिलेक्टेड जैसे बल्क ड्रग्स या मेडिकल डिवाइसेस जिसकी ग्लोबली में डिमांड है उसको भी, उनकी नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम अपने इंपोर्ट पे कम से कम डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अभी क्या हम मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हम थोड़ा कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं जिस वजह से हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो डिसेबिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होएगा, सिग्निफिकेंटली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बल्क ड्रग्स की या मेडिकल डिवाइसेस की वो भी रिड्यूस होगी। अब ज़रा देख लेते हैं जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए और बल्क ड्रग्स के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं। जो पहले मेडिकल डिवाइसेस के लिए देख लेते हैं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बना सकें, ताकि हम जो इंडिया के मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में उसे बना सकें कि हाँ भाई इंडिया भी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में लीड कर रहा है। तो इस तरह से हमें इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना है, उसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देके हमने 4 मेडिकल डिवाइस पार्क को सेटअप करेंगे और हर एक पार्क को हम मिनिमम 100 करोड़ पे ग्रांट इन एड देंगे। वन टाइम ग्रांट इन एड देंगे, वो हम हर स्टेट को देंगे। मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट्स अगर नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट में होगा तो उसे हम 90% देंगे। बाकी नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में होगा तो वहाँ पे हम ग्रांट इन एड देंगे 70%। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर कोई भी जो लीगल आइडेंटिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाएगी। ठीक है, एक और स्कीम थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ये कुछ दिन पहले भी डेली करंट अफेयर्स में आई थी, अगर आप मेरे डेली देखते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिकली क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकें। मेनली 4 सेगमेंट्स हैं। हमने जो कैंसर, जो केयर या रेडियोथेरेपी मेडिकल डिवाइसेस में, रेडियोलॉजी या इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा, इन सब में मेनली हमें क्या करना है, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो हमें 5 साल के लिए दिए जाएंगे ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें और लार्ज इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। एलिजिबल कौन है, मतलब कि इस स्कीम का फ़ायदा उठा कौन सकता है, जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर हैं और जिनकी नेटवर्थ 18 करोड़ से ज़्यादा है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी, इसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करेगी मैनेजमेंट एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। ठीक है, उसी तरह अब हम जरा फॉर बल्क ड्रग्स देख लेते हैं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। इसमें क्या, हम बल्क ड्रग पार्क्स कंट्री में सेटअप करेंगे ताकि हम कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या कर सकें, वर्ल्ड की जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उसका हम असेस उठा सकें। इसमें क्या करेंगे, हम 3 बल्क ड्रग पार्क्स बनाएंगे। गाइस मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगी वो 3 बल्क ड्रग पार्क्स हम कहाँ कहाँ बनाएंगे। तो इसमें क्या है, एक तो गुजरात में बनाएंगे हम, एक हम आंध्र प्रदेश में बनाएंगे, बाकी एक तमिलनाडु और तेलंगाना है वो मिलके बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो 3 बल्क पार्क्स होंगे, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और तेलंगाना में एक होगा। ठीक है, इसमें हम 3000 करोड़ का टोटल खर्चा करेंगे, मतलब कि हम एक ड्रग पार्क को 1000 करोड़ पे देंगे। ठीक है, वन टाइम ग्रांट इन डेट देंगे, वही नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स के एरिया में हम 90% देंगे, जबकि अदर स्टेट में हम 70% वन टाइम ग्रांट इन एड देंगे। इम्प्लीमेंटेशन वही करेगी, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी करेगी या फिर कोई भी लीगल एंटिटी जो कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएटरीज एंड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसमें इंपोर्ट मतलब जो हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उसमें हम अपना कम डिपेंडेंट रहें और हम आत्मनिर्भर बन सकें। किसमें, ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम खुद बना सकें, ड्रग के जो इंटरमीडिएट्स हैं उन्हें हम खुद बना सकें या फिर जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो बना सकें। अभी आपको पता है इंडिया जेनरिक मेडिसिन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो एक तरह का रॉ मटेरियल है, वो 70% हमारा चाइना से इंपोर्ट होता है। तो इसलिए अभी हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें वही डिपेंडेंसी क्या है, हमें अपनी कम करनी है। फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन प्रोवाइड करेगा,
वो मेनली जो 41 आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं हम उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे 6 साल के लिए। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी क्या करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। थर्मल सोलर पावर कैन बी बंडल फॉर राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक न्यू गाइडलाइंस रखी है। देखो न्यू गाइडलाइंस इसलिए रखी है ताकि राउंड द क्लॉक सप्लाई, मतलब कि हमें 24 घंटे क्या मिल सके, पावर सप्लाई मिल सके। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ न्यू गाइडलाइंस रखी है ताकि हमें 24 घंटे पावर मिल सके थ्रू अ बंडलिंग स्कीम विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम इन वर्ल्ड में ही पहली स्कीम है। एक बंडलिंग स्कीम क्या अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू क्या है, हमें 24 घंटे पावर मिल सकेगी। ठीक है, बंडलिंग स्कीम के अंडर क्या होएगा, इसमें ये एक प्लान है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर थर्मल पावर को क्या करेगा, बेचा जाएगा। ठीक है, जो यूज़र्स हैं जिनको चाहिए वो क्या करेंगे, इस रिन्यूएबल एनर्जी या थर्मल पावर को खरीदेंगे। ठीक है, और ताकि हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल सके पावर की। ठीक है, अब गाइडलाइंस क्या है, पहली बात तो पावर जनरेटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम वो 85% अवेलेबिलिटी पूरे साल में उसके पास रहे, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द पीक आवर। बीडर्स क्या होता है, मतलब कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो बीडर्स का मतलब वही होता है, मेनली बेनिफिशियरी जो भी हो। ठीक है, उसे कम से कम 51% जो पावर सप्लाई करनी होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से करनी होगी। बीडर्स क्या है, वो कोई क्लब कर सकता है, मतलब कि अपनी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में कुछ थोड़े अमाउंट में थर्मल प्रोजेक्ट के साथ भी टाई अप कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में कोई भी एनर्जी हो सकती है, सोलर भी हो सकती है या फिर विंड, हाइड्रो या फिर कॉम्बिनेशन, मतलब कोई हाइब्रिड एनर्जी भी हो सकती है। अगर बेनिफिशियरी मतलब इंडिविजुअल जो भी हमें ये पावर सप्लाई कर रहा है, अगर वो अनेबल रहा, मतलब कि उसने कुछ एनर्जी की कमी कर दी, तो उसे एज अ पेनल्टी 25% उस पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अब इस बंडलिंग स्कीम से हमें क्या फ़ायदा है, देखो वही बात, एड्रेस इशू ऑफ इंटरमिटेंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली अवेलेबिलिटी ना रहना। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि इंडिया में पावर सप्लाई की हमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। ठीक है, तो उसे हम एड्रेस कर सकते हैं। जो लिमिटेड आवर्स की सप्लाई है उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, या फिर जो हमें मतलब कि अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा, फैसिलिटेट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर जनरेशन। तीसरी बात क्या है कि जो स्टेट्स क्या है वो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन एक स्कीम चला रही है, उन्हें हम अपना फुलफिल कर सकते हैं। देखो रिन्यूएबल परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्या होते हैं, जो डिस्कॉम्स कौन होते हैं, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना होता है, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती है, किससे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो इसको, हेल्प स्टेट्स फुलफिल देयर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा अंडर आरपीओ डिस्कॉम्स आर obliged टू परचेज सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। मेन इस बंडल स्कीम का एक ही एम है ताकि 24 घंटे आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल सके। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि 51% रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, बाकी आप थोड़ा सा टाई अप भी कर सकते हो थर्मल पावर के लिए। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हमने बता दिया, क्या गाइडलाइंस है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, किस तरह से पेनल्टी लगेगी अगर बीडर ने शॉर्टफॉल करा एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट प्लान करिए कि वो नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को सेटअप करेगी। देखो नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन एक सेपरेट अथॉरिटी को हम सेटअप करेंगे। वो क्या करेगी, मैनेज जो भी सेंटर के पास लैंड है, सरप्लस लैंड पड़ा है, जो मतलब कि ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, या फिर जो सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस के पास जो लैंड पड़ा है, उन्हें क्या करेगी, मैनेज करेगी। ठीक है, सरप्लस लैंड या प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारी नीड में नहीं है, दैट आर नॉट नीडेड, और ना ही हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, फॉर प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर विच द एजेंसी ओइंग द प्रॉपर्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब कि मैं एक लैंड की मालिक हूँ, लेकिन ना वो मेरे यूज़ में है, ना मुझे वो चाहिए। ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट पड़ा है। ठीक है, तो यही हमारा सरप्लस लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन क्या करेगी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या करेगी, सेटअप करेगी, ताकि वो ये सब देखेगी कि इस लैंड को लीज पे दे दिया जाए या फिर किसी कमर्शियल एक्सप्लोटेशन के लिए दे दिया जाए। कमर्शियल एक्सप्लोटेशन मतलब कि अगर उस लैंड में कोई रिजर्व है तो वो उस काम के लिए दे, नहीं तो मिट्टी निकालने के लिए दे दे। ठीक है, जो कोई भी कमर्शियल एक्सप्लोटेशन के लिए वो दे दे। हाँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगी, वो पहली बात कुछ एग्रीमेंट्स बनाएगी लैंड की डेवलपमेंट को लेके। दूसरा क्या करेगी, जो भी उस लैंड से जो आपको पैसा मिलेगा उसे मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। तीसरा क्या करेगी, देखो ऑक्यूपायर्स कौन है, जो वहाँ पे इलीगली उस लैंड को ओन कर रहे हैं या फिर जो भी वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, उनको देखेगी, उनको रीसेटलमेंट कैसे करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, वो सारा काम किसका होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल का। दूसरा ये देखेगी अगर इस लैंड को मुझे बेचना है या किसी को कंसेशन पे देना है, ठीक है,
किसको, रियल इस्टेट मार्केट्स को दे दो, ठीक है, ताकि उन लोगों का काम ना अपना डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो ये सब ये कौन करेगा, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ये सारे काम देखेगा क्योंकि मुझे उस सरप्लस लैंड का या उस प्रॉपर्टी का मुझे क्या करना है, ठीक है। अब मुझे ऐसी बॉडी की क्यों चाहिए थी, मतलब कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी जो मैंने नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन एक अलग से बॉडी बनाई, क्योंकि देखो एक रेलवे या डिफेंस है जिसके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जिसके पास ऐसी अथॉरिटी है, ठीक है, जो ऐसे किसी भी गवर्नमेंट लैंड का कोई मतलब कि हैंडल कर सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेलवेज एंड डिफेंस अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लैंड, ठीक है गाइज। दूसरा, ये जो सेपरेट अथॉरिटी होगी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ वर्क करेगी, जिस वजह से इफेक्टिवनेस आएगी काम में, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और स्पीडी डिसीजन हम ले पाएंगे। क्या आएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा लैंड का भी। अभी तो खाली पड़ा है, ना किसी ज़रूरत का है ना मुझे चाहिए, तो वो खाली पड़ा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है ना मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकूँगी। लार्ज अमाउंट ऑफ विच एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट रिमेन्स अनयूज। अभी क्या है कि बहुत गवर्नमेंट क्या करती है, काफ़ी लैंड को एक्वायर कर लेता है, वो अनयूज पड़ा रहता है। तो इससे क्या होएगा, ये जो बॉडी हमने सेटअप करी है नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, वो क्या करेगी, इस लैंड को कहीं ना कहीं यूसेज में लाएगी, या तो उसे लीज पे देगी या फिर किसी कमर्शियल एक्सप्लोटेशन में देगी एंड मैनी मोर वर्क्स, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सेंटर टू कन्वर्ट रेवाइंस ऑफ चंबल रीजन इनटू द एरेबल लैंड विद वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। अभी क्या है, चंबल रीजन में रेवाइंस, देखो रेवाइंस क्या होता है, जो कि लैंड बिल्कुल इरोड हो चुका है, ठीक है, वहाँ पे गुल्लीज पड़ चुकी हैं, ठीक है, उस लैंड को क्या करेगा, एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मतलब कि वो लैंड जिस पे आप एग्रीकल्चर कर सको, ठीक है, मतलब कि क्रॉप उगा सको, उस लैंड में बनाएगा, ठीक है, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। अभी सेंटर ने डिसाइड किया है जो लार्ज एरिया है रेवाइंस का, जिसको हम बिहार भी बोलते हैं इंडिया में, जो कि ग्वालियर चंबल रिवर के पास है मध्य प्रदेश का, उसे हम एरेबल लैंड में बनाएंगे। एरेबल लैंड मतलब कि कल्टीवेटेड लैंड हो, इस लैंड में बनाएंगे। करंटली देखा जाए इसमें 3 लाख हेक्टेयर का रीजन है जो क्या पड़ा है, नॉन कल्टीवेबल, मतलब कि वो हमारे यूज़ का नहीं है, हम उसको नहीं यूज़ कर पा रहे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या होएगा, प्रोजेक्ट क्या करेगा, अब रेवाइंस को लेवल करेगा, मतलब कि जिसने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं उन्हें पहले लेवल करेगा। बिल्डिंग पर्कुलेशन टैंक्स, पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्लो में वो क्या करेगा, वाटर की सप्लाई करेगा, मतलब जितना चाहिए उस हिसाब से करेगा। क्रिएटिंग बंड्स टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सोयल, ठीक है, और इट विल हेल्प इन इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब क्या होगा, ऑफकोर्स जब मेरा लैंड अच्छा बन जाएगा तो मुझे क्या होएगा, एग्रीकल्चर डेवलप कर सकती हूँ मैं उस पर, उसमें मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, ठीक है। रेवाइंस क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक वेटलैंड टोपोग्राफी होती है जो कि डीप इरोजिव एक्शन ऑफ वाटर ऑन द सोइल, मतलब कि वाटर की वजह से सोइल क्या होता है, काफ़ी तरह इरोड हो चुकी होती है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुल्लीज नेटवर्क बन चुके होते हैं, जैसे चंबल रिवर्स, एग्जाम्पल चंबल रेवाइंस, जो कि मेनली कहाँ पे, चंबल रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी में हो रहे हैं, जैसे कुवारी रिवर वगैरह में। ये वर्स्ट फॉर्म होती है लैंड डिग्रेडेशन की, और 3.97 मिलियन हेक्टेयर इंडिया का लैंड है जो कि अभी ऐसे ही मतलब कि बैड लैंड बना हुआ है, पूरा इरोड हो चुका है। इसमें से यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में 70% लैंड ऐसा है जिस बहुत ज़्यादा जो डिग्रेड हो चुका है। कोजेस क्या है, मतलब कि इतना हमारा रेवाइन क्यों फॉर्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म मतलब कि जो बहुत डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स आते हैं, टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये सब रीजंस हैं जिस वजह से इतना रेवाइंस हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इनको एड्रेस करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सोइल वाटर कंजर्वेशन, साइंटिफिक टेक्निक्स, काउंटर बंडिंग, चैनलिंग, गोलीबाद मॉडिफिकेशन, चेंजिंग क्रॉप पैटर्न, लैंड लेवलिंग, ये सब हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं इसको क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, ठीक है गाइस। एक सेकेंड पे चलते हैं। इंडिया लाइकली टू मिस टारगेट ऑफ इरेडिकेटिंग एड्स बाय 2030, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टडी। अभी ICMR ने एक स्टडी करी है और उसमें बताया कि इंडिया का एम था कि हाँ हम एड्स को 2030 तक इरेडिकेट कर देंगे, वो शायद इंडिया पूरा ना कर पाए, ठीक है। तो 2016 में जो UN की हाई लेवल मीटिंग हुई थी एड्स पे, तो इंडिया ने कमिट किया था कि हाँ मैं एड्स की जो एपिडेमिक है और जो पब्लिक का थ्रेट है वो 2030 तक मैं क्या कर दूंगा, उसे इरेडिकेट कर दूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3.3 है वो यही कहता है कि एड्स जो कि पब्लिक हेल्थ थ्रेट है उसे हमें 2030 तक क्या करना है, इरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं स्टडी की क्या की हाइलाइट्स क्या हैं। देखो देखने को मिला है 2010 से लेकर 2017 तक जो न्यू इन्फेक्शन आ रहे हैं HIV के, वो 27% डिक्रीज़ हुए हैं इंडिया में, जबकि जो ग्लोबली क्या हुए हैं 75% डिक्लाइन हुए हैं 2020 तक, ठीक है। तो आप देख लो इंडिया कितना पीछे चल रहा है। जो पीपल लिविंग विद HIV एड्स वो मेनली 2.1 मिलियन है इंडिया में जो HIV मतलब पॉजिटिव है।
स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल हैं HIV पॉजिटिव वो है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। और जहाँ पे ज़्यादा न्यू HIV इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं वो स्टेट कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एक्सेट्रा इन 2017 कंपेयर टू द 2010। अब ये तो आपको पता ही, एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्रॉनिक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब क्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक चलता है। ये नहीं है खांसी जुकाम की तरह भी कल हुआ और 2 दिन बाद सही हो गया, नहीं। क्रॉनिक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ये HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। HIV क्या करता है भाई? आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है इन्फेक्शन के साथ फाइट करने की वो एलिमिनेट कर देती है और आपके इम्यून सिस्टम को बुरी तरह डैमेज करती है। अब एड्स को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 3 पिलर्स पे बेस्ड है: प्रिवेंशन, केयर, काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कि 2017 से 2024 तक चलेगा। इसमें यही है कि ये HIV पे लिए और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पे लिए है। प्रोजेक्ट सनराइज, ये किस पे है? प्रिवेंशन ऑफ एड्स इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट ऐसे सनराइज आ जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो कुछ छोटी सी न्यूज़ का समय, आज तो छोटी न्यूज़ सिर्फ 4 ही हैं। चलो पढ़ते हैं। राफेल फाइटर जेट्स, ये तो आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कितना आ रहा है। रिसेंटली अभी क्या है, फ्रांस से इंडिया के लिए एक पहला बैच, जो कि 5 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो बैच है वो क्या है, रवाना हो चुका है। जो राफेल है वो फ्रांस से आ रहा है। वो ट्विन इंजन है, में 2 इंजन है, उसमें मल्टी रोल फाइटर जेट है। मतलब कि काफ़ी रोल्स ही निभाएगा एक जेट, जो कि किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? डसोल्ट एविएशन। ये ज़रा याद रख लेना, डसोल्ट एविएशन। ये क्या कर सकता है? एयर स्ट्राइक्स, जो भी एयर स्ट्राइक्स होती हैं उसमें हर एक जो कम्बाट कर सकता है, जो भी एविएशन मिशन है, एयर सुपेरिटी, एयर डिफेंस, एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक्स कर सकता है, रिकोनेंस, एंटी शिप स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर डिटरेंस, मतलब कि कितने काम ही कर सकता है। इंडिया और फ्रांस ने जो एग्रीमेंट साइन किया था 2016 में किया था, जिसके तहत जो फ्रांस है वो 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट इंडिया को क्या करेगी? सप्लाई करेगी। तो अभी फ्रांस से इंडिया में 5 आ गए हैं, ठीक है। सिस्मिक नॉइस क्या होते हैं? अभी देखा गया जब कोरोना चल रहा है, मतलब कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन चल रहा तो देखा गया था कि अर्थ की जो सिस्मिक नॉइस है वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है, जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। सिस्मिक नॉइस क्या होती हैं? वो वाइब्रेशंस, ग्राउंड में जो कुछ वाइब्रेशन होते हैं वो मेनली किसकी वजह से होती है? ट्रांसपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होती है। ये अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जो कि सिस्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इस नॉइस की वजह से क्या होता है? साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो कुछ सिस्मिक डाटा को स्टडी नहीं कर पाते, जो कि वैल्यूएबल डाटा होता है और उसे क्या हम स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही कॉल है। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोविड में यही है कि किस तरह जो प्रेग्नेंट मदर है उससे जो कोविड पॉजिटिव थी उससे उसके बच्चे को क्या हुआ? कोविड ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। कंट्री में पहला ऐसा हुआ है जब मदर चाइल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है? महाराष्ट्र में। वर्टिकल ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस व्हेन द बेबी इज इन द यूट्रस, जब बेबी अपना यूट्रस में होता है, एंड मदर, अगर मदर इन्फेक्ट है तो ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? उस वायरस का भी ट्रांसमिशन हो जाता है। देखो, प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो यूट्रस में डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सपोर्ट देती है बेबी को, ठीक है। मेनली क्या होता है, जो बेबी की नाभि से क्या होता है, ये प्लेसेंटा क्या होता है, माता की यूट्रस से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या सारे के सारे ट्रांसमिट होते हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस है जो कि गया है, ठीक है ना। लास्ट न्यूज़ भवाई, ये एक तरह का ट्रेडिशनल स्ट्रीट प्लेस है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र या नॉर्थ गुजरात के एरियाज़ में परफॉर्म किया जाता है। ये एक यूनिक स्टेज आर्ट परफॉर्म है। ये एक मतलब कि इसमें क्या आप इस तरह परफॉर्म करते हो कि आप एक्सप्रेशन से ही अपने इमोशंस को रिवील करते हो। ये मेनली मेल मेंबर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वेरियस कॉस्ट्यूम्स पाए होते हैं इन्होंने या कुछ करेक्टर्स से अलग अलग। ये वहाँ की जो तरगाला कम्युनिटी है, तरगाला कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उन्हें भव्या भी बोलते हैं, और ये जो कम्युनिटी है वो मेनली हिंदू से भी हो सकती है और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों से होती है, ठीक है। तो गाइस आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना। बाकी मैं PDF का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डेली PDF क्या है उसमें अपडेट करती हूँ, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।